बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। लास्ट लेक्चर में मल्टीकुलरिटी के बारे में पढ़ा गया था। मल्टीकुलरिटी ये एक ऐसा फिनोमेना है जो एक मॉडल के राइट साइड पे जस्ट होता है। राइट साइड पे मुराद यानी कि जिस साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। मल्टीकुलरिटी ये एक फिनोमेना है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान होता है। अगर वेरिएबल्स के दरमियान हाई आर स्केयर हो, उनके दरमियान कोई कोरिलेशन ज़्यादा की वैल्यू आ जाए। आर स्केयर तो होता है मुकम्मल मॉडल के बारे में, लेकिन आर की वैल्यू जो कि कोरिलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान वो परफेक्ट आ जाए या उसकी परफेक्ट नियर टू परफेक्ट आ जाए, तब हम कहते हैं कि मॉडल में मल्टीकुलरिटी एग्जिस्ट होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको कैसे डिटेक्ट करना है, उनके लिए कंसिक्वेंसेस में भी जो डिफरेंस आते हैं वो भी हमने पढ़ा था, यानी कि उनके रिजल्ट्स के ऊपर जो इफेक्ट है। लेकिन डिटेक्शन से पहले हम ये दो चीज़ें आपने नोट करनी है, इसको आप लिख भी लें। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि हमने प्रीवियस डिस्कशन जो भी पढ़ी है उसमें हमने नोट किया था कि जी जो मल्टीकुलरिटी का जो मोस्ट इफेक्ट है, वो जो क्रिटिकल इफेक्ट है वो है कंसिक्वेंसेस के ऊपर। कंसिक्वेंसेस ऑफ मल्टीकुलरिटी इज़ इन प्रेसिजन, यानी कि जो उसके जो कंसिक्वेंसेस जो आ रहे हैं वो मल्टीकुलरिटी के वो प्रेसिजन में आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स में आ रहे हैं। क्योंकि जब मल्टीकुलरिटी आ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड एरर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जब स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज़ होगा तब हमारे ये समहाउ ये हमारे प्रेसिजन के भी रिलेटेड है। इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट जो है वो प्रेसिजन के ऊपर जा रहा है। इस नोट को आपने लिख लेना है, मैं एक दफ़ा इंग्लिश में आपको रिपीट कर देता हूँ, तो इसको आपने इसी तरह लिख लेना है। फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन वी नोट दैट द मोस्ट क्रिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ मल्टीकुलरिटी इज़ इन प्रेसिजन, ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा, इंक्रीज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि जो स्टैंडर्ड एरर जो है क्वेश्चंस का बीटास का वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेसिजन में एरर आती है। प्रेसिजन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं आता, उसमें एक जो है जो परफेक्शन चाहिए या नियर टू परफेक्शन हमें चाहिए वो चीज़ें नहीं आती। और दूसरी यहाँ पर नोट ये है कि ओएलएस जो एस्टिमेट्स हैं हमने कहा था वो स्टिल बिलो रहेंगे, लेकिन बिलू में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो बिलू एस्टिमेटर्स जो होते हैं ये अनबायसनेस होते हैं, और अनबायसनेस ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सैम्पलिंग से रिलेटेड है, सैम्पल से रिलेटेड है, जिसमें हम सैम्पल से रिपीट करते जाएं तो अनबायसनेस चेंज होती है। आपने सैम्पलिंग में पढ़ा होगा अनबायसनेस ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल एक्स बार, या एक्सपेक्टेड वैल्यू स्मॉल एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, यानी कि जो एक्स बार जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसकी ले रहे हैं ये डिफरेंट सैम्पल से लिया जाता है। 10 सैम्पल्स हो, 20 सैम्पल्स हो, उनका जो एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। इस चीज़ को हम अनबायसनेस कहते हैं। अनबायसनेस की बल्कि आपको मैंने एक और भी एग्जांपल दी थी, वो एक मकान के हवाले से आई रिमेंबर। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीकुलरिटी के हवाले से बात हो रही है कि मल्टीकुलरिटी जब एग्जिस्ट होगी तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो स्टिल बिलो होंगे। ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो एस्टिमेटर्स होंगे वो स्टिल बिलो होंगे, बेस्ट होंगे, लीनियर होंगे, अनबाइस्ड होंगे, एस्टिमेटर होंगे। लेकिन जो अनबाइस्ड प्रॉपर्टी है इसमें वो है एसोसिएट करती है रिपीटेड सैंपल से। सैंपल जैसे रिपीट होंगे इसमें अप्स एंड डाउन चेंजिंग आ सकती है। इन पार्टिकुलर सैंपल में भी कि ऐसा हो कि बीटा हेड जो है ये फॉर वे हो, बहुत ज़्यादा दूर हो बीटा ट्रू बीटा ऑफ द पॉपुलेशन, एंड इट इज़ ड्यू टू लार्ज स्टैंडर्ड एरर, और ये स्टैंडर्ड एरर की वजह से हो सकता है। हमने एक सैंपल लिया उसका, एक चाहे वो एक जीपी हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो कोई भी एग्जांपल हो, चाहे एक ब्लड प्रेशर की एग्जांपल हो, व्हाटएवर हो, हमने एक सैंपल लिया वैल्यूज़ का, उसका एक बीटा कैलकुलेट किया, और वो अगर वो बीटा एक ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर से अगर वो दूर है तो इसकी एक रीज़न हो सकती है कि ये एक स्टैंडर्ड एरर की वजह से, और स्टैंडर्ड एरर की एक रीज़न हो सकती है दैट इज़ ड्यू टू मल्टीकुलरिटी इन दी सैंपल। मल्टीकुलरिटी एक सैंपल फिनोमिना है, ये भी आपने बल्कि याद रखना है, ये एक पॉपुलेशन का फिनोमिना नहीं है, ये पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि ये पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करे, लेकिन मोस्टली क्या होता है ये एक सैंपल फिनोमिना हम इसको कहते हैं।
कि ये एक सैंपल से रिलेट करती है। इफ़ देर आर स्मॉलर स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड एरर जो है ये स्मॉलर हो, वी मे एक्सपेक्ट दैट बीटा हेड फ्रॉम ए पार्टिकुलर गिवन सैंपल, किसी भी सैंपल से जो पार्टिकुलर बीटा हेड लिया गया है वो एक ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा के इक्वल हो। क्यों? क्योंकि अगर वो उसके स्टैंडर्ड एरर वो कम है, इसलिए अगर देयर फॉर इफ़ स्टैंडर्ड एरर्स आर स्मॉल, अगर स्टैंडर्ड एरर जो हैं वो स्मॉल हैं, बीटा हेड विल कन्वर्ट टू पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा। अगर स्टैंडर्ड एरर स्मॉल है तो हम कहेंगे जी जो सैंपल से जो हमने बीटा हेड की वैल्यू ली है ये कन्वर्ज कर रहा है पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा के। लेकिन अगर ये कन्वर्ज नहीं हो रहा, यानी कि सैंपल से जो वैल्यू ली है हमने बीटा की एक्सपेक्टेड वैल्यू वो पॉपुलेशन से अगर वो डिफ़र कर रही है, तो हम कहेंगे दिस विल बी ड्यू टू लार्ज स्टैंडर्ड एरर। एंड स्टैंडर्ड एरर, आई रिपीट, ये इसकी एक रीज़न हो सकती है मल्टीकुलरिटी ऑफ द डेटा। और जब स्टैंडर्ड एरर लार्ज होगी, बीटा हेड विल कन्वर्ट टू पॉपुलेशन बीटा बट मे बी विद लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स। ओके, जिस तरह अभी मैंने बताया कि ये अनबायस्डनेस प्रॉपर्टी है, ये एक सैंपल से रिलेटेड है, तो पॉसिबल है कि समटाइम हम जब सैंपल मल्टीपल रिपीट करते हैं तो हमारी स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज़ होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज़ होती है तो इसकी समटाइम वजह ये भी हो सकती है कि हमने बैकग्राउंड में सैंपल बहुत ज़्यादा ले लिए थे जिनके अंदर जो है मल्टीकुलरिटी की सिचुएशन मौजूद थी। तो एक तो मल्टीकुलरिटी की सिचुएशन मौजूद थी, ऊपर से हमने मल्टीपल सैंपल ले लिए, और जब ज़्यादा सैंपल्स ले लिए तो उनकी वजह से क्या हो गया, हमारी जो स्टैंडर्ड एरर है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। तो जो स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज़ हो गई, इसका मतलब हमारे पेपर CN में डिफरेंट वो एरर आ गई है। लेकिन अगर ये भी सिचुएशन है, अगर मल्टीकुलरिटी की सिचुएशन मौजूद है हमारे इसके डेटास के अंदर वेरिएबल्स के दरमियान, तो हम कम सैंपल हैं तो पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड एरर वो भी ज़रा कम आ जाए। यानी कि अगर हम 500 सैंपल लें तो इससे स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज़ हो सकती है। अगर हम 20 सैंपल लें, ये उस सूरत में जब वेरिएबल्स के दरमियान मल्टीकुलरिटी मौजूद है, तो पॉसिबल है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड एरर सैंपल्स के कम लेने से कम हो। इसके बाद जो है वो है अब हम आएंगे डिटेक्शन की तरफ के मल्टीकुलरिटी को हम डिटेक्शन कैसे करते हैं। कुलरिटी जो है ये प्रेजेंट होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। कुलरिटी को मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये 2 वेरिएबल्स के दरमियान जब रिलेशंस को हम चेक करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। और मल्टीकुलरिटी जब 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो उसके दरमियान जब हम मल्टीकुलरिटी को चेक करते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है डिटेक्शन ऑफ मल्टीकुलरिटी में कि एक बंदा जो है कि उसको कैसे पता चलेगा कि जी एक हमारा जो मॉडल है जो बन गया है, जो हमने डाटा इकट्ठा किया है, उसका जो भी सारा प्रोसेस किया, जो सारी रिसर्च की, उसको कैसे पता चलेगा जी कि इसके अंदर मल्टीकुलरिटी है। इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसमें कोई भी एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे पहली जो वजह ये है कि जो मल्टीकुलरिटी है ये एक सैंपल फिनोमिना है, ये एक पॉपुलेशन फिनोमिना नहीं है, और इसके लिए कोई भी किसी भी किस्म की टेस्टिंग मौजूद नहीं है। 100% हम कोई भी ऐसा टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से हम टेस्ट करें और फ़ौरन बता दें कि डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद है। जो भी टेस्ट मौजूद है वो एज ए रेमेडी मौजूद है, वो एक एज ए गेस मौजूद है, एज ए वो तुक्का मौजूद है कि जी पॉसिबल है कि इसमें मल्टीकुलरिटी मौजूद है। जब हम वो टेस्ट लगाएंगे 100% कोई टेस्ट मौजूद नहीं है मल्टीकुलरिटी के लिए, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीकुलरिटी इज़ ऑप्शन इज़ ए फिनोमिना ऑफ सैम्पल्स, नॉट ए पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का फिनोमिना नहीं है, क्योंकि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस में हम क्या बनाते हैं, ऑलवेज़ हम पैरामीटर की वैल्यू लेते हैं, चाहे वो म्यू हो, चाहे वो वेरिएंस हो, चाहे वो बीटा की वैल्यू हो इसके कोएफिशिएंट्स के हवाले से, या कोई और, हम हमेशा पैरामीटर की वैल्यू लेते हैं हम नल हाइपोथेसिस में। और जबकि ये प्रॉब्लम जो है ये पैरामीटर के मतलब तो है ही नहीं, ये तो है ही सैम्पल्स के ऊपर, जो कि स्टैटिस्टिक के ऊपर है, जो स्टैटिस्टिक यानी कि वैल्यू दैट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल। तो हम कह ही नहीं सकते कि जी हम सैम्पल्स को हम टेस्ट करेंगे फ्रॉम द
हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो होती है पैरामीटर्स के बारे में, और पैरामीटर्स जो होते हैं ये पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं, जबकि जो ये ऑप्शन है, ये जो मल्टीप्लिनिटी, ये एक स्टैटिस्टिक के बारे में, और स्टैटिस्टिक इज रिलेटेड टू सैम्पल्स। और जो ये प्रॉब्लम है इसको हम मल्टीपल सैम्पल जो हम रिपीट करेंगे ये उससे भी ये कम हो सकती है, बट नॉट एट ऑल, नॉट कंपल्सरी। ये कंपल्सरी नहीं है कि हम रिपीटेड सैंपल करें तो उससे ये कम भी हो जाए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो कि सैंपल टू सैंपल वेरी कर रही होती है। बाय इंक्रीजिंग द सैंपल इट रिमूव, ये एक रिमूव हो सकती है जब हम सैंपल का साइज़ लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्स्ट एक अपना कोई रिसर्च किया, जो सैंपल किया वहाँ पर हम 20 का सैंपल साइज़ ले रहे हैं, दूसरा अगर हमने लिया 50, पॉसिबल है कि 50 जब हम सैंपल साइज़ लें तो मल्टीप्लिनिटी कम हो जाए, या 100 लें या 500 लें तो वहाँ पर पॉसिबल है कि एक स्टेबल जो सिचुएशन वो हमारे पास आ जाए। लेकिन आई रिपीट कि नॉट एट ऑल, ये हर टाइम ऐसा नहीं होता। सम टाइम जो होता है पार्टिकुलरिटी मल्टीप्लिनिटी नॉट इफेक्ट। अच्छा, ये भी एक जो मैंने अभी कहा कि समटाइम जो होता है मल्टीकुलरिटी जो है ये इफेक्ट नहीं करते। ये उस सूरत में होता है जब मल्टीकुलरिटी इज़ नॉट स्वीयर। आपको मैंने इसके 3 केसेस पढ़ाए, एक स्वीयर केस, एक मॉडरेट केस एंड एक नो मल्टीकुलरिटी केस। जो ये एक मॉडरेट केस होगा ये पॉसिबल है, जबकि पॉसिबल नहीं बल्कि ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि हमारे रिजल्ट्स को इफेक्ट नहीं करेगी। और इसके लिए आपने चैप्टर 10 मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, ये आपने पढ़ना है, आपने लाजमी पढ़ना है। उस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें न्यू मिलेंगी, कोई चीज़ पॉसिबल है, एक मुकम्मल चैप्टर है, मैं उसमें से एक जो है वो एक मक्खन निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ। जिस तरह होता है ना एक कच्चे बर्तन में एक लस्सी बनाते हैं, जब उसको लस्सी बनाते हैं तो ऊपर एक मक्खन आ जाता है। मैं एक पूरे चैप्टर का आपको मक्खन दे रहा हूँ एक, लेकिन मैं चाहता हूँ जो नीचे लस्सी है आप उसको भी थोड़ा सा टेस्ट करें। आप जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को पढ़ें, आपको कुछ नए आइडियाज़ भी आएंगे इस मल्टीकुलरिटी के बारे में, एक न्यू रीजंस भी पता चलेंगी, एक न्यू डिटेक्शन मेथड्स भी कुछ पता चलेंगे। अगर न्यू ना भी मिले तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में मज़ीद डिटेल आपको पता चलेगी, और जो कि आपके कंसेप्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली मैंने आपको शुरू से कह रहा हूँ कि जो जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ बुक से इनको पढ़िएगा, लाजमी पढ़िएगा, इसकी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए आपने इसको भी पढ़ना है। ये आई थिंक ये जो अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ ये 10.7 आर्टिकल है बुक में। बुक आपको ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की जा चुकी है शुरू में। अब तो शॉप्स वगैरह भी ओपन है, तो कोशिश करें कि हार्ड फॉर्म में इसको ले लें, और जब पढ़ते जाएं तो हाइलाइटर से कुछ लाइंस को, जो प्रॉपर लाइंस होती हैं तो उनको हाईलाइट भी करते जाएं, ताकि आपको अगर समटाइम अगर आप बुक खोलें हाईलाइट जो मेन पॉइंट्स है वो आपको पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, जो टेस्टिंग मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो रेमडीज़ वगैरह हैं, मुकम्मल टेस्टिंग तो मौजूद नहीं है, वो एक कह लो कि एक प्रॉक्सी जो है वो हम चेक करते हैं मल्टीप्लिनिटी के बारे में। तो वो एक स्वीयरिटी जो है उसको चेक करती है मल्टीप्लिनिटी को, यानी कि जो स्वीयर केस होता है वो मॉडरेट केस वगैरह को डिटेक्ट नहीं करती, या नो मल्टीप्लिनिटी उस चीज़ को वो डिटेक्ट नहीं करती। तो डिटेक्शन के हवाले से यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये अब मैं जितनी चीज़ें उर्दू में रिपीट कर रहा होता हूँ कोशिश कीजिएगा इसको लिख लिया करें, या इसको इंग्लिश में बना के लिख लें। अगर इंग्लिश में नहीं लिखते तो इसको कोशिश करें कि उर्दू में ज़रूर पॉइंट्स बना के इसको लिखा करें, अपने नोट्स बनाएं इन चीज़ों के, क्योंकि मेरे पास भी इसी तरह के ये नोट्स बने हुए हैं। मैं नोट्स बना के उनके ऊपर पढ़ता हूँ, जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे उनको फिर वहीं से पढ़ के एक दफ़ा रिपीट करता हूँ चीज़ों को, उनको फिर एक अपनी सेंस के हिसाब से मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को इसी तरह लिखें करें, ताकि अगर आपको कल को दोबारा अगर आप बुक खोलें तब आपको एक लेक्चर की तरफ आने की ज़रूरत ना पड़े, वीडियो लेक्चर की तरफ आपको अपनी बुक से ही हर चीज़ मिल जाए। अच्छा, अब हम आते हैं डिटेक्शन की तरफ। जो फर्स्ट मेथड है हाई आर स्केयर बट फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशो। अच्छा, हाई आर स्केयर का मतलब क्या है? आर स्केयर आपको पता है ये कोएफिशिएंट ऑफ टर्मिनेशन है मॉडल की। जब आर स्केयर की वैल्यू हाई आ जाए
और लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि टी रेशियोज़ कम आ जाए। टी रेशियोज़ क्या हैं, जब हम टेस्टिंग करते हैं तो क्वेश्चंस की, तो उसमें टी टेस्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर टी टेस्ट स्टैटिस्टिक जो यूज़ करते हैं, बीटा हेड माइनस बीटा डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, जब आपको मैंने बताया मल्टीकुलरिटी जब हाई आती है तो स्टैंडर्ड एरर जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब टी रेशियोज़ में अगर आप देखें इस फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया, बीटा हेड माइनस बीटा डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा। अब डिवीजन में जब स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू लार्ज आ गई है, ज़्यादा आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये टी रेशियो, ये जो उसका फार्मूला है, ये अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नीचे वाली वैल्यू जब ज़्यादा आ जाए तो फिर क्या होता है, टी की वैल्यू कम आ जाती है। फॉर एग्जांपल ऊपर की वैल्यू 5 थी, नीचे की वैल्यू जो है ये 10 आ गई, तो इसका जो आंसर होगा ये 0.5 होगा, मतलब टी की वैल्यू कम होगी। अगर स्टैंडर्ड एरर को और ज़्यादा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 5 बाई, अगर पहले 10 था अब 20 आ गया, मोर सीवियरिटी केस ऑफ ड्यू टू मल्टीकुलरिटी स्वीयर हो गई, स्टैंडर्ड एरर और ज़्यादा हाई होगी, तो इसका आंसर आएगा 0.25। मल्टीकुलरिटी हाई हो रही, उसकी वजह से स्टैंडर्ड एरर हाई हो रहा है, और स्टैंडर्ड एरर हाई हो रहा है तो उसकी वजह से टी रेशियोज जो है ये लो हो रही है। अब मल्टीकुलरिटी हाई थी जिसकी वजह से आर स्केयर जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई थी, हाई हुई थी। अब यहाँ पर आप फैक्ट देखें, मल्टीकुलरिटी की वजह से आर स्केयर हाई हो रहा है, लेकिन हाई आर स्केयर का मतलब क्या है कि ये जो फॉर एग्जांपल 90% या 95% आ गया। 95% का मतलब है कि y के अंदर जो वेरिएबिलिटी है ये 95% ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से आ रही है, एंड 5% ड्यू टू अदर फैक्ट्स। अब आर स्केयर तो ये कह रहा है कि ये वेरिएबल जो हैं ये इफेक्टिव हैं, 95% इफेक्टिव हैं जो कि वाई के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हमने इंडिविजुअल जो एक्स वेरिएबल के साथ जो बीटाज हैं इनकी टेस्टिंग की तो उसमें क्या हुआ कि टी रेशियोज़ कम आ गई। टी रेशियोज़ कम आने का मतलब क्या है, जब आप क्रिटिकल रीजन करते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर और इक्वल टू टी टेबुलेटेड वैल्यू। टी रेशो यानी कि ये एक हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, ये हमने उस वक्त रिजेक्ट करना होता है नल हाइपोथेसिस को जब हमारे पास टी रेशियोज वैल्यू या टी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हो जाए किससे, जो टेबुलेटेड वैल्यू, टी टेबुलेटेड वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हमारी टी रेशो वैल्यू ही बहुत कम है, वो पॉइंट्स में है, ये दूसरी वैल्यू से इंक्रीज़ हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है कि हम रिजेक्ट कर देंगे एच को। डू नॉट रिजेक्ट करेंगे एच को, यानी कि जिस तरह मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं शायद थोड़ी सी गड़बड़ होगी। रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। एच नॉट हमारा क्या है, इसको आप लिख लें साथ साथ। रिजेक्ट एच नॉट, एच नॉट में क्या है, हम टेस्ट कर रहे हैं बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स वेरिएबल्स का कोई इफेक्ट नहीं है। अब हमारे पास टी रेशियोज़ की वैल्यू को कम आ गई, इसको भी अगर आप लिखें तो नीचे आप लिखें रिजेक्ट एच नॉट इज इफ़ टी रेशियोज़ या टी कैलकुलेट वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू टी टेबुलेटेड वैल्यू। अब हमारे पास टी जो वैल्यू है ये ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हम डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। जबकि एच नॉट क्या हमारा दे रहा है, वहाँ पर हमने क्या लिखा है, बीटा इज इक्वल टू 0। अब आप प्रॉब्लम को अगर आप आई होप कि आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि टेस्टिंग कह रही है कि जी बीटा जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बीटा इज इक्वल टू 0, इसका मॉडल में इफेक्ट ही कोई नहीं, ये एक बिल्कुल एक निकम्मे वेरिएबल है, ये एक फजूल वेरिएबल है। जबकि आर स्केयर दूसरी तरफ कह रहा है कि जी वेरिएबल जो हैं ये 90% जो हैं ये इफेक्टिव हैं वाई वेरिएबल्स के अंदर। अब यहाँ पर दो डिफरेंट सिचुएशंस आ गई हैं, जबकि दो सिचुएशंस बिल्कुल आपस में ऑपोजिट हैं। तो ये एक डिटेक्शन मेथड है, ये भी एक के जी मॉडल के अंदर जो मल्टीकुलरिटी आ रही है उसकी वजह से ये सारा बेड़ा गर्क हो रहा है, ये उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज़ को आपने समझना है, इसको आप लिख लें, लिख के समझ लें जिस तरह मैंने आपको बताया। तो ये एक मेथड है कि जी मल्टीकुलरिटी को फर्स्ट डिटेक्ट करने का। अब इसको एक दफ़ा मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। इफ़ आर स्केयर इज़ हाई से इन एक्सेस ऑफ 0.8 द एफ टेस्ट इज़ मोस्ट केसेस विल रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। अच्छा, एफ टेस्ट भी यूज़ होता है इनकी टेस्टिंग के लिए और टी टेस्ट भी यूज़ होता है। एफ टेस्ट मोस्टली तब यूज़ होता है जब हम मल्टीपल बीटास को, यानी कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 जो सारी वेरिएबल्स हैं उनको एट ए टाइम टेस्ट कर रहे होते हैं। और टी टेस्ट इंडिविजुअल जो होता है
वो तब यूज़ होता है जब हमने इंडिविजुअल वेरिएबल्स को टेस्ट करना, इंडिविजुअल क्वेश्चंस को टेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एफ टेस्ट जो है था मोस्ट केसेस में रिजेक्ट द हाइपोथेसिस दैट द पार्शियल स्लोप ऑफ क्वेश्चंस आर सिमिल्टेनियसली इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर एफ टेस्ट जो होता है जब वो इकट्ठा टेस्ट करते हैं, ये एक जो है ये उसको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया था टी टेस्ट, लेकिन टी टेस्ट में ऐसा नहीं होता। ये इस लाइन से आपको पता चल गया कि एक तीसरी प्रॉब्लम भी आ रही है, वो है एफ टेस्ट के हवाले से। एक तो आर स्क्वायर के हवाले से प्रॉब्लम है, दूसरी आर स्क्वायर कह रहा है कि जी वेरिएबल जो हैं ये 95% जिस तरह अगर 0.95 वैल्यू ये एक अपना किरदार अदा करें सिग्निफिकेंट है, लेकिन टी टेस्ट कह रहा है कि वेरिएबल इंडिविजुअली ये इफेक्ट नहीं कर रहे, जबकि कलेक्टिवली अगर हम टेस्ट करें एफ टेस्ट से इनके बीटास को तो वो कह रहा है कि जी ये वेरिएबल सारे इफेक्टिव हैं। ठीक है, यानी कि वो रिजेक्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस। टी जो टेस्ट है ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ये प्रॉब्लम आकर होती हैं मल्टीकुलरिटी की वजह से। ये प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि जी डाटा के अंदर या हमारे एग्जाम्पल के अंदर, हमारे मॉडल के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद है, एंड दैट मल्टीकुलरिटी इज़ सीवियर केस ऑफ मल्टीकुलरिटी।